नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 1857 के महाविद्रोह पे। 1757 से ब्रिटिश शासन जिस तरीके से आगे बढ़ा और धीरे धीरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के साथ आगे बढ़ता हुआ वो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे छा गया। और जहां-जहां से उसने देसी राजाओं को, देसी शक्तियों को प्रतिस्थापित किया अपने शासन के द्वारा, वहां-वहां उसके खिलाफ लगातार विद्रोह होते रहे। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर हम लोग 1857 के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सन्यासियों और फकीरों का विद्रोह, जो कि 1750 के ही दशक में शुरू हो गया था। जैसे-जैसे इन्होंने अ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी ली या अन्य शोषण शुरू किया, आर्थिक शोषण, उसके खिलाफ वहाँ के जो किसान थे, जो मजदूर थे, वो सन्यासियों और फकीरों की मदद से उनका विरोध करने लगे। इसमें काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, लेकिन अंततः इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। दूसरे नंबर पे फराइजी, एक मुस्लिम संप्रदाय था जिसने विद्रोह किया, इसका भी दमन कर दिया गया। बड़ी मात्रा में आदिवासियों ने देश के विभिन्न भागों में विद्रोह किया। जैसे आप देखें, भील विद्रोह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। दूसरा कोल विद्रोह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब ध्यान करेंगे, उड़ीसा में खोंड आदिवासियों का विद्रोह अलग, गोंड आदिवासी आदिवासी समुदाय का विद्रोह अलग से। महाराष्ट्र में कोलियों का विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का, बंगाल बिहार में संथालों का विद्रोह और मेघालय में खासी समुदाय का विद्रोह, जिसके नेता थे उटिरोत सिंह। अब ध्यान देंगे, बहुत ब्रीफ में हम लोग बात कर रहे हैं। कभी कभी ये सीधे सीधे सवाल आता है कि खोंड विद्रोह कहाँ हुआ था। तो ये एक छोटी सी, मतलब आप कहें, टेबल है, इसे याद रखेंगे। ये कक्षा 8 की एनसीईआरटी में रखी गई है। और जब यूपीएससी को या पीसीएस को कुछ नहीं सूझता तो बड़े छोटे क्लासेस से उठा लेते हैं, और पता चलता है कि इनके बारे में इस तरीके से डिस्कशन अगली कक्षाओं में शायद ना मिले या तथ्य आदमी भूल जाए। तो यहाँ पर इसे याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासियों के विद्रोह पर आप बहुत फोकस रखिएगा। इनका विद्रोह आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, और अगली कक्षाओं में और डिटेल में। आदिवासी एक तरीके से हम कहें कि वो बहुत लाभ हानि अपना नहीं समझ पाते थे। उनका सीधे था कि अगर उनके जमीन पे या जंगल पे किसी विदेशी शक्ति का कब्जा हुआ, तो ये नहीं जानते थे कि इनके पास कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है, और हमारे पास कुछ भी ताकत नहीं है। लेकिन ये अपने जो भी साथी थे, थोड़े से ही लोग थे, वो अपने उन थोड़े लोगों के साथ ही प्रखर विद्रोह करते थे, विरोध करते थे विदेशी शक्तियों का। ठीक है, यहां से आगे बढ़े हम लोग दक्षिण भारत में। वहां पोलिगर, जो जमींदार थे वहां के, उनको पोलिगर कहा जाता था। पोलिगरों का विद्रोह हुआ दक्षिण भारत में 1795 से 1905, सॉरी 1805 तक। 1795 से 1805 तक, और यहाँ नेतृत्व किया मुरुद पांड्यन ने, कुट्टबोम्मन और पायचे राजा ने। ध्यान रखेंगे इस बात को। इसी दौरान जो कंपनी के सिपाही थे, उन्होंने भी विद्रोह किया। 1806 में वेल्लूर में और 1824 में बैरकपुर में। ठीक है, वहाबी आंदोलन एक धर्म सुधार आंदोलन था, सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित, सॉरी सैयद अहमद द्वारा, सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खां उस नाम से कंफ्यूज नहीं करिएगा। सैयद अहमद बरेलवी ये अलग नाम है।
जिन्होंने बहावी आंदोलन की स्थापना की, और सर सैयद अहमद खां अलग हैं। उनके बारे में हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। वहाबी आंदोलन लगभग 1830 से 1857 तक चला। बंगाल और बिहार में इसका जोर बहुत रहा, और इसने न केवल धर्म सुधार किया, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ धर्म युद्ध का नारा दिया कि आप सब लोग शामिल हो जाइए और हम अंग्रेजों के खिलाफ धर्म युद्ध कर रहे हैं। इस आंदोलन को दमन करने में अंग्रेजों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। तो ये था 1857 के पहले का जो छिटपुट विद्रोह होते रहे पूरे भारत के अलग अलग भागों में, और इस विद्रोह के माध्यम से भारतीय लोगों ने बता दिया कि उनका शोषण, लगातार आर्थिक शोषण, राजनीतिक जो दमन है, वो सब अंग्रेज करते रहे, और उसके विरोध का स्वरूप यहाँ धीरे धीरे बनने लगा था। 1856 तक आते आते हम बात करें, लगभग साम दाम दंड भेद हर तरीके से, अपनी ताकत से, कहीं षड्यंत्र करके, कहीं नीतियां बदल करके अंग्रेजों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे अपना शासन स्थापित कर लिया। नतीजा हुआ 1857 का महाविद्रोह। इसकी व्यापकता को देखते हुए, न केवल क्षेत्रीय स्तर पे, यानी कितने बड़े भूभाग में यह फैला हुआ था, क्षेत्रीय आधार पे, और विभिन्न वर्गों का जो इसमें संलिप्तता थी, जो शामिल हुए तमाम वर्ग, जैसे जो पदच्युत राजा थे, जमींदार थे, किसान थे, शिल्पी थे, ये तमाम जो विभिन्न वर्ग थे समाज के, उनके सभी वर्गों के शामिल होने को ध्यान में रख करके कुछ विद्वानों, इतिहासकारों का कहना था कि 1857 का महाविद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब ये 1857 का महाविद्रोह क्यों हुआ, इसको संक्षेप में देखें। 1857 का महाविद्रोह का कारण क्या था? कारण सबसे पहले देखें राजनीतिक कारण क्या था। तो हम पाते हैं कि क्षेत्रीय शक्तियों का पराभव, पूरा ही अंत हो गया, और इन क्षेत्रीय शक्तियों के पराभव होने के बाद जो पदच्युत राजा थे, या उनके नीचे के जो जमींदार थे, उन सब की शक्तियां छीन ली गई, उन सब का दमन कर दिया गया। तो इस राजनीतिक दमन से ये वर्ग बहुत ही कठिनाई में था, उसकी सारी शक्तियां छीन ली गई थी। किसान जो थे, आप ध्यान देंगे, आर्थिक कारण के रूप में किसान और दस्तकार, किसानों पर भारी लगान थोप दिया गया, जिसे वो चुका पाने में असमर्थ थे। दस्तकारों का शोषण किया गया, उन्हें अपनी वस्तुएं कम से कम कीमत पर बेचने के लिए कहा गया। और इसके अलावे जब मशीन से निर्मित वस्तुएं आयात होने लगी,
तो इनका तो काम ही छिन गया। दस्तकार पूरे के पूरे बेरोजगार हो गए। इस बेरोजगारी में दस्तकार शहर नगरों से या छोटे कस्बों से निकल करके गांव में पहुंचे और गांव की हालत पहले से ही खराब थी। कृषक वहां मजदूर के रूप में धीरे धीरे तब्दील होते जा रहे थे और इन दस्तकारों ने वहां जा करके उनकी कठिनाई और बढ़ा दी। ये खुद कठिनाई में थे, एक दूसरा बड़ा वर्ग पहले से कठिनाई में था और ये दोनों वर्ग मिलकर के बहुत ही अधिक कठिनाई में फंस गए। इसके अलावे आप सामाजिक कारण देखें, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कानून बना करके कानून के माध्यम से अंग्रेज सरकार समाज सुधार कर रही थी, जिसका व्यापक विरोध हो रहा था। समाज के हर वर्ग से इसका विरोध हो रहा था। लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हमारे सामाजिक मामलों में अड़ंगा लगाएं। इस तरीके से जो सामाजिक धार्मिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, अर्थव्यवस्था हमारी लगातार शोषण हो रहा था। भारत के धन का सारा लेकर के भारत से इंग्लैंड पहुंचाया जा रहा था। इसको ध्यान में रख करके लोगों के भीतर एक बहुत भारी विरोध था, जो 1857 में प्रस्फुटित हुआ। कैसे? इसका तात्कालिक कारण बना एनफील्ड राइफल। जिसमें चर्बी युक्त कारतूस था। चर्बी युक्त कारतूस को दांत से काट कर लगाना होता था और ये बात सैनिकों में बहुत तेजी से फैली कि ये जो चर्बी प्रयुक्त की गई है इस कारतूस में, वो गाय और सूअर की चर्बी है। और ये दोनों ही बातें हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों को भड़काने वाली थी। इसके अलावे जो सैनिक थे वो अन्य कारणों से भी विरोध कर रहे थे। सैन्य कारण क्या था? भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों से निम्नतर समझा जाता था। उनका वेतन कम था, कम वेतन, निम्न पद, उन्हें हमेशा निम्न पद पे ही रखा जाता था। जैसे जैसे अंग्रेज ब्रिटिश अंग्रेजों का राज्य विस्तार होता गया। इसके पहले होता यह था कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लड़ने के लिए सेना भेजी जाती थी, तो भारतीय सैनिकों को विदेशी सैन्य भत्ता मिलता था। जैसे जैसे अंग्रेजों के अधीन सारा भारत आने लगा, तो ये विदेशी भत्ता भी बंद हो गया। एक तो कम वेतन था, विदेशी भत्ता ही बंद हो गया, इसलिए असंतोष था। निम्न पद पे तो होते ही थे, इसलिए भी असंतोष था। दूसरा ये कि समुद्र पार जब उन्हें कहा गया जाने के लिए, युद्ध में शामिल होने के लिए समुद्र पार जब भेजा जाने लगा, तो उससे भी वो समस्या में फंसे, क्योंकि हिंदू धर्म में ये नियम था कि जो समुद्र पार करेगा वो धर्म से वंचित हो जाएगा। इन सब के अलावा जो भी विकास काम हो रहा था अंग्रेजों के अधीन, उसने भारतीय जाति भेद को भी एक तरीके से हम कहें तो उस पर गहरा प्रभाव डाला था, गहरा प्रहार किया था। क्यों? क्योंकि एक साथ लोगों का उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, सेना में खास करके
विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न जाति के लोग एक ही साथ रहते थे। इसको लेकर के भी इनमें एक असंतोष था और नतीजा ये हुआ कि 1857 का महाविद्रोह, जो कि 10 मई 1857 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने आरंभ किया और कारण वही था 10 मई 1857 के पहले मेरठ के सिपाहियों ने चर्बी युक्त कारतूस खींचने से मना कर दिया और उसके विरोध में अंग्रेजों ने कई सारे सैनिकों को 9 मई को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में जो अन्य सिपाही थे उन्होंने 10 मई को विद्रोह किया, अपने सैनिकों को, जो गिरफ्तार सैनिक थे उनको छुड़ाया और वहां से बहुत तेजी के साथ, यानी 11 मई को वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जो काफी बूढ़े थे, 80 साल के, उनको फिर से पूरे भारत का बादशाह घोषित किया गया और इस तरीके से 1857 का विद्रोह पूरे भारत में फैल गया। इसके पहले 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे इसी एनफील्ड कारतूस के मामले में विद्रोह किया था और उसे फांसी दे दी गई थी। उसके बाद एक संगठित विद्रोह हुआ 10 मई 1857 को मेरठ में, और फिर ये विद्रोह एक एक करके विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि इसका हम केंद्र देखें तो सबसे प्रमुख केंद्र तो दिल्ली था, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बिहार, झांसी, दिल्ली में बख्त खां सैनिकों के नेता थे, कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह किया, लखनऊ में बेगम हजरत महल, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बिहार में कुंवर नारायण सिंह, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। प्लस तात्या टोपे। बरेली में खान बहादुर खान। ये नाम आप ध्यान रखेंगे। 1 साल लगा अंग्रेजों को इस सारे विद्रोह के क्षेत्रों पर कब्जा करने में। 1858 के अंत तक सभी विद्रोहियों का दमन कर दिया गया।
और 1858 में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया। और ब्रिटिश सम्राट का शासन स्थापित हुआ 1858। ब्रिटिश सम्राट का शासन यानी वहां की संसद ने अब शासन व्यवस्था सम्राट के नाम पर शुरू किया, संसद द्वारा। और जो गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल, अब ब्रिटिश सम्राट का वायसराय कहा जाने लगा। यानी वो भारत का गवर्नर जनरल तो था ही, प्लस भारत का वायसराय भी बन गया। संक्षेप में ये कहानी थी 1857 की। थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग कि 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या थी। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से 1857 के विद्रोह को देखा, और किसी ने कहा कि यह मात्र एक सिपाही विद्रोह था, या किसी ने कहा कि ये एक धार्मिक विद्रोह था, लोग अपना धर्म बचाने के लिए आगे आए। किसी ने कहा कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। और इतने बड़े पैमाने पे जो हुआ, यह प्रथम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम। और इस एक चीज ने 1857 के महाविद्रोह की वह भूमिका तय की जो इसे बाद के सालों में इससे लोग प्रेरणा लेते रहे कि एक साथ मिल करके एक बड़ा आंदोलन पीछे किया जा चुका है, तो आगे भी किया जा सकता है। तो यह विद्रोह ऐसे तो असफल हो गया, इसका दमन कर दिया गया, लेकिन यह इतिहास में कहानी के माध्यम से लोगों को, भारतीयों को प्रेरित करता रहा संगठित होने के लिए और अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए, जिसको आगे चल करके, जैसा कि हम लोग इस महाविद्रोह की असफलता की अगर हम बात करें, तो मोटे तौर पे जो बात कही जाती है वो यह था कि एक सशक्त नेतृत्व का अभाव था। हालांकि सब लोग मिलजुल करके लड़े, लेकिन एक कॉमन उनके पास कोई नीति नहीं थी या कोई नेतृत्व नहीं था। अलग अलग पॉकेट्स में लोग लड़ते रहे। दूसरी बात ये थी कि ये जितने भी लोग लड़ रहे थे वो किस चीज को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो आप पीछे वाली जो मध्यकालीन संप्रभुता थी, अलग अलग क्षेत्रीय सत्ताएं थी, उसको बचाने के लिए लड़ रहे थे। कोई एक राष्ट्र निर्माण की बात नहीं हो रही थी, कोई एक राष्ट्र नहीं लड़ रहा था। और जो शक्ति थी आपके विरुद्ध, वह नेशन स्टेट बन चुके थे। वहां कई सारी नई चीजें, नए विचार, नई संस्थाएं विकसित हो चुकी थी। वहां संसद के द्वारा एक शासन अलग तरीके से किया जा रहा था, जो हमारे यहाँ वह व्यवस्था नहीं थी। तो एक टकराव कुछ इस तरह का था कि एक शक्ति जो थी वो आधुनिक थी, आधुनिक विचारों से लैस थी, आधुनिक उसके पास हथियार थे, और एक जो दूसरी शक्ति लड़ रही थी, उसका विरोध कर रही थी, वो मध्यकालीन थी, उसके पास मध्यकालीन विचार थे और मध्यकालीन हथियार भी थे। नतीजा यह इस युद्ध में यह तय हुआ कि अब मध्यकालीन शक्तियां आधुनिक शक्तियों को हरा नहीं पाएंगी, पराजित नहीं कर पाएंगी। अब इस आधुनिक शक्ति के साथ लड़ने के लिए आधुनिक तरीके ही अपनाने पड़ेंगे। और अब आगे जो मूवमेंट होगा, भारतीयों के स्वतंत्रता आंदोलन जो होंगे, वो अब शिक्षित वर्ग जो था, आधुनिक शिक्षा से लैस जो वर्ग था,
आधुनिक शिक्षित भारतीय अंग्रेजों से मुक्ति दिलाने वाला आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन चलाएंगे। पहले तो इन शिक्षित भारतीयों को यह भ्रम था कि अंग्रेजों का शासन ही समूचे भारत के लिए या भारतीयों के लिए उपयोगी है, लाभदायक है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पाया कि आर्थिक शोषण बहुत ही अधिक बढ़ता जा रहा है और अंग्रेज यहाँ सिर्फ अपना शासन जो भी थोड़ा बहुत व्यवस्थित किए हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण के लिए, तब उनका मोहभंग हुआ और उन्होंने फिर 1885 और उसके पहले भी कुछ एक राजनीतिक संस्था स्थापित की और जिस एक बड़ी संस्था का जन्म हुआ 1885 में उसे हम जानते हैं कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस की स्थापना। और इसी कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आगाज 1885 में शुरू हुआ और 1947 में जाकर के हमें आजादी मिली। इसकी कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।